हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल ई में कैपिटल गेन बेस्ड एक और केस स्टडी करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने एक केस स्टडी देखी थी प्लस कैपिटल गेन से रिलेटेड थ्योरी भी पढ़ी थी। इसमें एक और केस स्टडी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में ऐसी केस स्टडी पूछ ली जाती है, शेयर से रिलेटेड है। पिछली बार हमने देखा था प्रॉपर्टी वाला था कि एक आदमी ने घर खरीदा है, उसको बेचा तो कितना कैपिटल गेन लगेगा। इस बार हम देखने जा रहे हैं कि अगर आप शेयर खरीदते और बेचते हैं मान लीजिए, तो आपको उस केस में सरकार को कितना इनकम टैक्स देना होगा, कितना कैपिटल गेन होगा, उस पर रिलेटेड है। तो मिस्टर सुरेश हैज़ डन फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में उन्होंने फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कर रखी है, डेटा दिया हुआ है। परचेज कर रखा है 1000 शेयर, हर शेयर की कीमत 10 रुपये है 1 जनवरी 2010 को। फिर उन्होंने दूसरा परचेजिंग किया 3000 शेयर की 30 रुपये प्राइस के हिसाब से 1 जून 2010 को। अगेन उन्होंने फिर परचेजिंग की है 2000 शेयर की 20 रुपये इस बार प्राइस है 1 अगस्त 2010 को। और फिर फाइनली आकर के उन्होंने 5000 शेयर बेच दिए हैं, सेल किया है 60 रुपये का एक शेयर बेचा है 1 दिसंबर 2012 को। तो ये उनकी ट्रांजेक्शन्स हैं। अब आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि शेयर में जो परचेजिंग और सेलिंग होती है वो फीफो स्टाइल में होती है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ये वाली बात होती है। जैसे हेड कैशियर यहाँ बैठे हुए हैं या कैशियर यहाँ बैठा हुआ है, तो इस लाइन से जो है लोग आते हैं, तो जो पहला कस्टमर होगा उसी को तो पहला पैसा जमा या निकासी होगी और फिर वो आगे बढ़ जाएगा फिर दूसरे कस्टमर को। तो यही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। इसका मतलब ये होगा कि पहले जो शेयर खरीदा गया है वही शेयर सबसे पहले बेचा जाएगा। तो पहले ये 1000 शेयर बेचे जाएंगे, फिर ये 2000 शेयर बिकेंगे, फिर ये 3000 बिकेंगे, फिर ये 2000। ध्यान रखिए कि सारे शेयर एक ही कंपनी के हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII भी 2009, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13 का दिया हुआ है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है जो आपके काम का नहीं, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन कस्टमर सेल 5000 शेयर ऑन 1 दिसंबर 2012 इज इट अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब कस्टमर ने 5000 शेयर बेचे, 5000 शेयर कब बेचे हैं? 1 दिसंबर 2012 को। खरीदे कब थे? देखिए 2010 में। तो इसका होल्डिंग पीरियड कितनी देर तक होल्ड रहा है? 1 साल से ज़्यादा रहा है कि नहीं रहा है? मैंने आपको बताया था कि शेयर के मामले में अगर आपकी मतलब खरीद करके बेचने के बीच में अगर 12 महीने तक का अगर समय होता है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, और अगर 12 महीने से ज़्यादा का गैप है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा हुआ है। तो खरीदा हमने 2010 में है समझ लीजिए, और बेचा 2012 में है, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो इसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड? इसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। सिंस द शेयर्स आर सोल्ड आफ्टर 1 ईयर, सो दिस इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, हर एक के लिए आप कैपिटल गेन निकाल सकते हैं। जैसे ये 1 जनवरी 2010 को खरीदा गया है और इतनी तारीख को बेचा गया है, तो कितने समय, 1 साल से ज़्यादा हुआ या नहीं हुआ? तो ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही है। तीनों लॉन्ग टर्म ही है फ्रेंड्स, क्योंकि कोई 1 साल के अंदर अंदर नहीं बेचा जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन केस ऑफ सेलिंग ऑफ शेयर व्हिच रूल इज फॉलोड। जब आप शेयर सेल कर रहे होते हैं तो उस समय फ्रेंड्स फीफो रूल अप्लाई होता है। मैंने अभी आपको बताया कि सेलिंग ऑफ शेयर के केस में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रूल लागू होता है। जो शेयर पहले खरीदा जाता है वही शेयर सबसे पहले बेचा जाता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर मैं 1000, अगर मान लीजिए मुझे 500 शेयर बेचने हैं, फॉर एग्जांपल मुझे 500 शेयर बेचने हैं, तो मैं इस वाली लॉट से बेचूंगा, इनमें से नहीं बेच सकता, क्योंकि जो पहले खरीदा है वही पहले बेचना पड़ेगा, ये नियम होता है। इसलिए इसी वाले पहले वाले लॉट से ही मुझे 500 शेयर बेचने पड़ेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद में असली क्वेश्चन जो आता है वो ये है, कैलकुलेट द टोटल कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ 5000 शेयर। तो 5000 शेयर की खरीद पर आपको कुल कितना कैपिटल गेन होगा उसका कैलकुलेशन करना है। अब पहले ही पता है आपको, शेयर को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में बेचा जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, पहले 1000 शेयर, फर्स्ट सेल दिस, यानी 1000 शेयर बेचेंगे, फिर हम ये 3000 शेयर बेचेंगे, और फिर ये जो 2000 शेयर हैं उसको बेचेंगे, है ना। लेकिन हमें बेचना कितना है? कुल 5000 शेयर। 5000 शेयर क्यों बेचना है? क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि उसने 5000 शेयर बेचे, 60 रुपये का एक शेयर बेचा है। तो पहले ये बिकेगा, फिर ये बिकेगा, कुल कितने शेयर बिक गए? 4000। फिर ये 2000 वाले में से एक ही 1000 शेयर बिकेगा, क्यों? क्योंकि 5 ही हज़ार टोटल चाहिए, टोटल 5 ही हज़ार चाहिए, तो इस वाले में से सिर्फ 1 ही 1000 शेयर बचेंगे, यानी 1000 शेयर अभी उसके पास में 20 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर अभी उसके पास बचे रह जाएंगे। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है
कि फर्स्ट आउट के हिसाब से पहले ये शेयर बिकेगा, 1000 शेयर पूरा बेच दिया, जो 3000 खरीदे थे वो 3000 बेच दिए, फिर जो 2000 खरीदे उसमें से 1000 शेयर हमने बेच देना है, कुल मिलाकर के 5000 शेयर हमें बेचने हैं। अब देखिए केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3 हो गया, और हर एक केस में हमें कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा खुद से ही। फ्रेंड्स में ध्यान रखिएगा, हमें खुद कैपिटल गेन हर एक केस में, तीनों केस के लिए अलग अलग कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, ठीक है। कैलकुलेट द नाउ वी विल कैलकुलेट द कैपिटल गेन इन ईच केस। तो आइए एक एक केस को पकड़ते हैं। पहला केस क्या है? पहला केस है 1000 शेयर आपने 10 रुपए के खरीदे हैं और फिर उसी 1000 शेयर को आपने 60 रुपए में बेचा है। 60 रुपए मैंने कहाँ से कहा भाई? देखिए जब आप बेच रहे हैं 5000 शेयर तो कितने का एक शेयर बेच रहे हैं? 60 रुपए का एक शेयर बेच रहे हैं, तो इसी में तो वो 1000 शेयर जा रहा है हमारा, तो 60 रुपए का हम बेच रहे हैं, इसलिए मैंने 60 रुपीज आपको कहा है। अब देखिए केस 1 की बात करें, हमने कुल कितने शेयर खरीदे थे? 1000 शेयर। एक शेयर कितने का था हमारा? क्वेश्चन में ही दिया है 10 रुपए का एक शेयर, 1000 शेयर खरीदा तो कुल कितने रुपए लगे? 10,000 रुपए। हमने कितने शेयर बेचे? 1000 बेचे, और कितने का बेचा? 60 रुपए का। तो कुल कितने रुपए बेचे हमने? 60,000 रुपए की बिक्री की। सेलिंग प्राइस 60,000 रुपए हो गया। अब आप कहोगे सर हम तो शेयर 5000 बेच रहे हैं, तो यहाँ आपने 1000 शेयर क्यों लिया हुआ है? तो फ्रेंड्स उसके पीछे कारण समझिए। हम भले ही 5000 शेयर बेच रहे हैं, लेकिन जो पहले 1000 शेयर खरीदे हैं उसमें तो 1000 तो बेचेंगे। हमें 5000 बेचना जरूर है, लेकिन वो 5000 शेयर हम कैसे बेचेंगे? पहले ये 1000 बेचेंगे, फिर दूसरे वाले से 3000 बेचेंगे, फिर तीसरे वाले से 1000 बेचेंगे। इसीलिए 1000 शेयर खरीदा था तो पूरा 1000 बेच दिया, फिर 3000 खरीदा था पूरा 3000 बेच दिया, फिर 2000 खरीदा है तो 1000 बेचेंगे, पूरा 2000 नहीं बेचेंगे, क्योंकि हम बेच केवल 5000 ही रहे हैं। ओके, तो ये बात भी हमें थोड़ी सी क्लियर हो जाती है यहाँ पर कि हमारा परचेज प्राइस कितना हो गया, कितने में खरीदा हमने? 1000 शेयर खरीदे 10 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए के, फिर जब हमने बेचा तो 1000 शेयर बेचे 60 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए के बेच दिए, तो हमें परचेज प्राइस पता चल गया और सेल प्राइस से पता चल गया। अब अगर आपको याद हो प्रॉपर्टी वाला जो केस पिछली केस स्टडी में, कि सेलिंग प्राइस तो ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो परचेजिंग प्राइस है उसमें गवर्नमेंट आपको मौका देती है कि भाई आज से 10 साल पहले आपने प्रॉपर्टी जितने में खरीदी थी, हो सकता है आज उसी चीज़ को खरीदने में आपको ज़्यादा दाम देना पड़े, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसका इंडेक्स्ड प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है? CII, है ना, CII की जरूरत होती है। तो अब यहाँ पर देखेंगे फिर से, परचेज किया है हमने कितने? 1000 शेयर, कितने के? 10 रुपए के। 1 जनवरी 2010 को परचेज किया है हमने। देखिए ये बात आपको आपके क्वेश्चन में ही ये सारी बात दे रखी, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। 1 जनवरी 2010 को आपने वो शेयर 1000 खरीदे थे। तो अब ये बताइए कि कैपिटल जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है CII है, वो कौन से साल का लगेगा? तो 1 जनवरी 2010 आपका कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा? 2009-10 में आएगा, और 2009-10 के लिए जो है CII की वैल्यू कितनी है? 100 है। ये कैसे पता चला? आइए देख लेते हैं क्वेश्चन फिर से, देखिए एक बार, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है CII फॉर 2009-10 इज 100 रुपये। अब हमने CII 2009 और 10 का क्यों लिया? अगर पिछली केस स्टडी आपने देखा हो तो आपको याद होगा, ये जो डेट है, ये देखिए 1 जनवरी 2010 जो डेट है, ये 2009 और 2010 फाइनेंशियल ईयर में आएगी या नहीं आएगी? देखिए आप इस चीज़ को, भाई 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 मार्च 2010 के बीच की जो भी डेट है वो इसमें आएंगी, और हमारी 1 जनवरी 2010 इसी के बीच में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो आ जाएगी। तो इसीलिए हम इस केस में इस परचेजिंग के लिए जो CII लेंगे वो ये वाला लेंगे फ्रेंड्स, 100 वाला लेंगे। क्लियर हो गई बात ये? उसके बाद जब हम सेल करने जाएंगे, हमने 5000 शेयर जब सेल किया है, तो 1 दिसंबर 2012 को सेल किया है। कितनी तारीख को सेल किया है? 1 दिसंबर 2012 को। अब 1 दिसंबर 2012 आपके कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा बताइए? तो 11-12 में आएगा क्या? देखिए 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक का आएगा 2011-12 में। तो क्या हमारे इस डेट रेंज में आ रहा है? 31 मार्च को ही खत्म हो जा रहा है, क्योंकि 1 दिसंबर है, तो इसमें नहीं आएगा। इस वाले में ट्राई करिए, देखिए इसमें आएगा। तो इसमें 1 अप्रैल 2012 से लेकर के, है ना, 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2013 तक की बात है, तो हमारा इसमें आ जा रहा है। तो इस केस में यानी सेलिंग के केस में हम जो CII लेंगे वो ये वाला लेंगे 2012-13 वाला, और इसकी वैल्यू 150 लेंगे। क्लियर हो गई फ्रेंड्स कि खरीदने में कौन सा CII लेना है और सेलिंग में, यही इतना लॉजिक है इस क्वेश्चन में, सिर्फ इतना ही लॉजिक है CII सेलेक्ट करना, बाकी कोई कठिनाई नहीं है। सेलिंग प्राइस आपने क्या किया? 1000 10 रुपए के एक शेयर थे, 1000 शेयर 10,000 के हो गए। बेचते समय 1000 शेयर थे, 60 रुपए के बेचे, 60,000 रुपए हो गए। तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं किया हमने। जो
मैथमेटिक्स लगाई है, लॉजिक लड़ाया है, वो यहीं पर है कि CII किस ईयर का लेना और कितनी वैल्यू उसकी दी हुई है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि हमने 1 जनवरी 2010 को खरीदा था, इसलिए 9/10 की CII लेंगे, उसकी वैल्यू 100 है। और जब बेचा हमने शेयर 1000 शेयर जब हमने बेचे, बेच तो हम 5000 रहे हैं, लेकिन अब चूंकि खरीदे 1000 थे तो 1000 ही बेचेंगे, फिर 3000 खरीदा 3000 बेचेंगे। तो जो 1000 शेयर बेच रहे हैं वो 1 दिसंबर 2012 को बेच रहे हैं, तो उसमें 12-13 का फाइनेंशियल CII लगेगा और उसकी वैल्यू 150 दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया नहीं कि अभी उस समय आपने 10,000 का भले ही खरीदा हो, लेकिन महंगाई की वजह से अब कितने का पड़ेगा वो चीज़ का मौका सरकार आपको देती है। तो इसलिए हम इंडेक्स परचेज प्राइस अगर निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ कोई फार्मूला मैंने नहीं लिखा है, ध्यान दीजिए। 10,000 रुपये का आपका शेयर है, मल्टीप्लाइड बाई अभी कितना चल रहा है महंगाई, 150, उस समय कितनी थी 100, बस इसी से निकल जाता है। देखिए उस जब हमने खरीदा था तो कोई चीज़ 100 रुपए की थी या पेट्रोल 100 रुपए का था, आज जब हम बेच रहे हैं तो पेट्रोल 150 का है। तो इसी इसी चीज़ को यूज करके 10,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अभी पेट्रोल कितने का 150 का, पहले कितने का था 100 रुपए का, बस इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका सॉल्व करने पर पता चलेगा कि 15,000 रुपए का हो गया। कहने का मतलब ये है कि सरकार ये कह रही है कि जो चीज़ तुम उस समय 10,000 में खरीद पाए थे, अगर आज के समय में उसी चीज़ को खरीदना पड़ता तो तुम्हें 15,000 रुपए लगते, इसलिए तुम 10,000 रुपए पे कैलकुलेशन ना करके 15,000 पे कैलकुलेशन करो। तो मतलब होगा कि अब कैपिटल गेन कैसे निकलता है भाई, 60,000 रुपए का बेचा, अगर हम 10,000 रुपए इसमें से घटाते, खरीदा 10,000 का था और 60,000 का बेचा, तो हमें पता चलता 50,000 रुपए पर टैक्स देना पड़ता। लेकिन गवर्नमेंट आपको कहती है कि नहीं, 60,000 रुपए का खरीदा है और अगर आज के समय में खरीदे तो 15,000 का पड़ता। तो ऐसा करो कि 10,000 ना घटाओ बल्कि 15,000 घटा लो, तो कुल मिलाकर जो 45,000 रुपए हो उस पर टैक्स मुझे दो, ना कि उस समय के हिसाब से दाम पर। ये बात हम पिछले लेक्चर में अच्छे से समझ चुके हैं। तो इसी ये निकल आया हमारा 45,000 रुपए क्या निकला हमारा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कैसे निकला, कितने में बेचा हमने 60,000 रुपए में, और कितने में हमने खरीदा था 15,000 रुपए में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 45,000 रुपए का हमें कैपिटल गेन हुआ पहले केस में। अब देखिए इसमें क्या कठिनाई है मुझे बताइए, ऐसे मैंने चार्ट बनाया है, पूरा डिटेल में समझाया है, इसलिए आपको लग रहा होगा। अगर आप ना मतलब एक बार समझ गए तो ये 2-3 लाइन की कैलकुलेशन होती है, 4 लाइनें नहीं लगती हैं इसमें फ्रेंड्स। ओके, लेकिन अब चूंकि समझाना है मुझे तो मुझे थोड़ा डिटेल में आपको बताना ही पड़ेगा। सेम तरीके से हम केस 2 डिस्कस करेंगे। केस 2 क्या है फ्रेंड्स, आप आइए यहाँ पर देख लीजिए। हमारा केस 2 ये है, हमने क्या किया है 3,000 शेयर 30 रुपए के खरीदे हैं और फिर 3,000 शेयर 60 रुपए में बेचे हैं, यही तो बात है। तो 3,000 शेयर हमने, केस 2 की बात करें, हमने क्या किया हुआ है देखिए, 3,000 शेयर 30 रुपए के हिसाब से खरीदे, तो कुल मिला के 90,000 रुपये खरीदारी में लगा। फिर हमने 3,000 शेयर को 60 रुपए के हिसाब से बेचा, तो कुल मिला के 1,80,000 रुपये की बिक्री हो गई। अब अगर गवर्नमेंट ये सारी बातें ना कहती कि चलो महंगाई महंगाई देखो, तो सिंपल सी बात है 1,80,000 रुपये में बेचा है, 90,000 रुपये खरीदा था, मेरा कैपिटल गेन 90,000 रुपये सीधे सीधे निकल करके आता, कोई डाउट नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती कि नहीं, 1,80,000 रुपये का बेच रहे हो, 90,000 का खरीदा था, लेकिन कब खरीदा था, पहले ही खरीदा था। आज के समय में यही शेयर तुम्हें परचेज करना पड़ता है, कितने का पड़ता है वो तुम कैलकुलेट कर लो, हम तुम्हें मौका देते हैं। तो क्या करेंगे, 90,000 रुपये का खरीदारी किया था उस समय में, तब महंगाई कितनी थी 120 रुपये, अब महंगाई कितनी है 150 रुपये। बस सिंपल इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर निकल करके CII आ जाएगा 1,12,500 का, यानी 1,12,500 रुपये में पड़ता आपको। जो 90,000 का उस जमाने में पड़ा था वो 1,12,500 का पड़ेगा। अब सवाल ये है कि हमने ये 120 और 150 कहाँ से लिया। तो देखिए, जो हमने 3,000 शेयर परचेज किए थे 1 जून 2010 को परचेज किए थे, कितनी तारीख को, 1 जून 2010 को। तो 1 जून 2010 आपका फाइनेंशियल ईयर 10 और 11 में आएगा। उस समय का CII आपके क्वेश्चन में ही 120 दिया हुआ है, 10 और 11 का CII 120 दिया हुआ है। जब हमने बेचा तो बेचने की डेट सेम है, 1 दिसंबर 2012 को पिछला भी बेचा था, ये वाला भी बेच रहे हैं, तो उसमें 12-13 वाला ही फाइनेंशियल है और 150 रुपये ही CII 150 इंडेक्स लगेगा, है ना। तो 150 ले लिया। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स, हमने क्या किया। तो अब इंडेक्स परचेज प्राइस आपको निकालना है, तो 90,000 को 150 से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए 120 से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई 90,000 रुपये का खरीदा था, लेकिन आज के ज़माने में कितना का पड़ता, पेट्रोल आज 150 का है, उस समय कितने का था 120 रुपये का था। तो आज के हिसाब से अगर 90,000 का पेट्रोल भरवाएं तो कितने लीटर होगा, तो उसी चीज़ को यहाँ से हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो पता चलता है हमें 1,12,500 रुपये का, जो चीज़ आप 90,000 की उस जमाने में खरीदे थे, आज के समय में वो 1,12,500 रुपये की पड़ती। तो अब क्या होगा, कैपिटल गेन निकालना होगा आपको। सेल कितने का किया, 1,80,000 का, और परचेज कितने का किया था, 1,12,000 किया, तो 90,000 का था, लेकिन इंडेक्स निकालते हैं तो इसलिए इंडेक्स परचेज प्राइस निकालेंगे। तो 1,12,000, देखिए सेल कितने का किया था भाई, 3,000 शेयर 60 रुपये के हिसाब से 1,80,000 रुपये हुए कि नहीं हुए।
तो 1,80,000 रुपये में से 1,12,500 रुपये हमने घटा दिए, 67,500 रुपीज़ ये हमारे दूसरे केस में हमारे पास निकल करके आ गया कैपिटल गेन। क्लियर हो गया। तीसरा केस देख लीजिए, तीसरे केस में क्या है फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ पर तीसरा केस ये है। इस बार हम क्या करेंगे, 2000 शेयर जो हमने खरीदे थे उसमें से 1000 शेयर हम बेचेंगे। 1000 शेयर खरीदे कितने के थे, 20 रुपए के। 1000 शेयर बेचेंगे कितने के, 60 रुपए के, है ना। वो उतनी बात हमें क्लियर है पहले से ही क्वेश्चन से ही। तो यहाँ फिर देख लीजिए, आपने 1000 शेयर कितने खरीदे थे, 20 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए के, और 60 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर जब आप बेचोगे तो मिलेगा आपको 60,000। अब अगर महंगाई वगैरह ना कंसिडर करें तो हमारा कैपिटल गेन सीधे सीधे 60,000 में से 20,000 घटा करके 40,000 रुपये आ जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट फिर आपको मौका दे रही है कि नहीं, उस समय में 20,000 का खरीदे थे, आज के समय में कितने का पड़ता। तो अगेन देख लीजिए, परचेज कितने का किया था हमने, ये 1000 शेयर 1 अगस्त 2010 को। 1 अगस्त 2010 आपका फाइनेंशियल ईयर 2010-11 में आएगा, और उसके लिए CII 120 है, बेचने का सेम समय है तो 12-13 आएगा, और CII 150 हो जाएगा। तो अब आप क्या निकालोगे यहाँ पर, इंडेक्स्ड परचेज प्राइस कितने का खरीदे थे, 20,000 रुपए का। पेट्रोल उस समय कितने का था, 120 रुपए का। अभी कितने का है, 150 रुपए का। बस सीधे कैलकुलेट कर लीजिए उठा करके, आपका 25,000 रुपये निकल करके आ जाएगा। देखिए मैं समझा दिया हूँ, मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा डिटेल में मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं। इंडेक्स प्राइस आपने निकाल लिया, पता चला 25,000 रुपये, यानी कि जो चीज़ आपने 20,000 रुपये की खरीदी थी उस समय में, आज के समय में अगर वही खरीदना पड़े तो आपको 25,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। 60,000 रुपये में आपने बेचा है, 25,000 रुपये में आपने खरीदा है, तो कुल मिलाकर आपको कितने का कैपिटल गेन हुआ, 35,000 रुपये का कैपिटल गेन आपने यहाँ पर अर्जित कर लिया है इस केस में। अब अगर आपको टोटल कैपिटल गेन निकालना है तो जो केस 1 है, जो केस 2 है, जो केस 3, ये तीनों को जोड़ दीजिए उठा करके, वही आपका कैपिटल गेन निकल करके चला आएगा। 45,000, 67,500, 35,000 सारा जोड़ा 1,47,500 रुपये हमारा निकल करके आ गया टोटल कैपिटल गेन। बस ये हो गई हमारी केस स्टडी यहीं पर सॉल्व। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है फ्रेंड, मैंने आपको समझाया हुआ है। एक बार आप अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए। लगभग सारी बातें कवर अप की हैं, जो आपके मन में डाउट बनने वाले हैं उनको भी मैंने लगभग कवर किया हुआ है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हाउ मच टैक्स सुरेश नीड टू पे फॉर सेल ऑफ 5,000 शेयर। अगर वो ये 5,000 शेयर बेचता है तो उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स लायबिलिटी फॉर कैपिटल गेन होती है 20% फ्रेंड्स। कितनी होती है, 20%। जितना भी आपका कैपिटल गेन होता है उसका 20% आपको सरकार को देना पड़ता है, यही आपका टैक्स लायबिलिटी होती है। तो हमने कुल कितना कैपिटल गेन किया था, कुल कैपिटल गेन किया था सुरेश ने 1,47,500। तो इसी का 20% केवल कैलकुलेट कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा 29,500। क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आपको ये केस स्टडी करवाई है। होप है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।